हेलो, मैं हूँ राधिका धवड़ और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। आज मैं डिस्कवर नागपुर सीरीज़ के थ्रू नागपुर में महल एरिया में सिचुएटेड एटलीस्ट 250 साल पुराना वाड़ा जिसका नाम है चिटनिविस वाड़ा, मैं वहाँ आपको लेकर आई हूँ। ये वाड़ा जब ब्रिटिश रूल के भी पहले, जब नागपुर में भोसलेस का रूल था, ये वाड़ा तब कंस्ट्रक्ट किया गया था जहाँ सर गंगाधर राव चिटनिविस, जो कि एक बहुत मशहूर लैंड ओनर थे, वो रहा करते थे। ये एक नागपुर में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है और सच इज़ द ओल्ड वर्ल्ड चार्म ऑफ दिस प्लेस कि यहाँ पे एक मराठी मूवी मी वसंत राव भी शूट हुई थी। तो आइए हम देखते हैं कि ये वाड़ा अंदर से कैसे दिखता है। इस वाड़े में मेरे साथ अवंतिका चिटनिविस है जो हमें पूरी डिटेल्स देने वाली है। अ वेरी वार्म वेलकम अवंतिका जी। आपका इस वाड़े से क्या कनेक्शन है? ये हमारे फैमिली में 250 साल से हैं और मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो रघुजी भोसले के साथ आए थे नागपुर में। और उसके बाद हमको एग्जैक्ट इसके बारे में हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं हैं, पर हम इसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बोल सकते हैं कि ये 250 साल पुराना होगा ही। तो सर गंगाधर राव चिटनिविस, इनके साथ आपका क्या रिलेशन है? सर गंगाधर राव चिटनिविस मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे और वो नागपुर में नागपुर काउंसिल जो है उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं और यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल के में भी थे। और ये जो वाड़ा है, एक्चुअली इसको हवेली बोल सकते हैं हिंदी में, ये उनका रेसिडेंस था और यहाँ उनका काम भी होता था। यानी जो उनका पहले जो चिटनिविस थे, चिटनिविस एक टाइटल होता है, इट इज़ नाम नहीं है हमारा। पहला जो नाम था वो रणदिवे था और वो जो टाइटल है उसका मतलब है आइदर सेक्रेटरी आप बोल सकते हैं या तो डॉक्यूमेंट राइटर। तो वो भोसले राजा भोसले के लिए डॉक्यूमेंट्स लिखते थे और वो जो काम होता था वो वाड़े में ही होता था। अच्छा, तो ये सब जो हम कार्विंग्स देखते हैं, इतनी इंट्रिकेट कार्विंग्स है, तो ये किसने करी हुई है और कब करी हुई है, इफ यू कुड? तो नागपुर जो एक ट्राइबल एरिया था, तो यहाँ वो कार्विंग्स और ये आर्टिसंस वैसे नहीं थे। तो उसके पहले जो भोसले के पहले जो गोंड राजा थे, उन्होंने भी बाहर से लोग बुलवाए थे। यहाँ नागपुर में भी भोसले ने भी बाहर से ही लोग बुलवाए, तो राजस्थान से लोग आए थे और नागपुर गज़ेटियर में लिखा है कि पंजाब से भी क्राफ्ट्समैन बुलाए थे उन्होंने। तो और ये रघुजी भोसले जो कलकत्ता तक गए थे, तो
अपने हमको लगता है कि कलकत्ता का यानी बंगाल का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है, तो हो सकता है वहाँ से भी आर्टिसंस आए थे। तो 250 साल ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इतना पुराना कंस्ट्रक्शन है, तो उस टाइम के हिसाब से कितना कॉस्ट लगा होगा इससे? वो बहुत मुश्किल है बताना, पर ये आप अगर देखोगे कि ये वाड़ा एक पीरियड में नहीं कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये पुराना वाला है। यहाँ आप देख दो मिट्टी के की ज़मीन है, दीवार भी मिट्टी की है। आप आगे जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ ब्रिक्स इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद आपको लाइम प्लास्टर दिखेगा और लास्ट आपको सीमेंट भी पता चलेगा कि सीमेंट इस्तेमाल किया है। तो इस हिसाब से ये ऑर्गेनिकली आप देखोगे, इट हैज़ ग्रोन ऑर्गेनिकली। बट फिर भी एक रफ एस्टिमेट अगर आप कभी सोचते होंगे कि शायद उस ज़माने में कितना अमाउंट लगा होगा? नहीं, ऐसे मैंने तो सोचा ही नहीं। अभी तो करोड़ों में खर्चा आएगा, क्योंकि एक-एक कॉलम के लिए ही इतना खर्चा आएगा बनाने में। ये जो लेबर्स थे जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, फिर वो कितना मैन पावर रहा होगा? मैं आपको एक दिखा पाऊँगी कि ये जो ऊपर का जो पूरा आप देख रहे हैं फ्लोर, वो 1950s में मुझे लगता है कंस्ट्रक्ट किया है उन्होंने। और मुझे लगता है कि ये पहले जो रूफ़ था ऊपर का, वो बारिश के कारण ख़राब हो गया होगा। इसलिए हो सकता है कि वाड़ा छोटा था और 1940s 50s में काफ़ी एक्सपैंड किया है। तो एग्ज़ैक्ट उसका साइज़ कितना था, 3 चौक तो अपने को दिखाई दे रहे हैं, पर उसमें 2 फ्लोर्स का था कि सिंगल स्टोरी था, वो अभी तक अब पता नहीं चल रहा है। ओके। और ये एरिया कौन सी है? बिकॉज़ ये वुडन पैनल से कवर करी हुई है। तो ये एक्चुअली पैनल्स नहीं हैं, ये टेबल्स हैं। हाँ, उसको उठा सकते हैं। और वहाँ सेकंड अपना चौक जो है, वहाँ आप देखोगे जैसे चौक है वैसे ही यहाँ है, पर यहाँ फाउंटेन नहीं है। और उस चौक में फाउंटेन आपको दिखाई देगा। अच्छा, और ये पेंटिंग्स कुछ ना कुछ डिपिक्ट करते हैं। हाँ, ये कृष्णा की लाइफ की स्टोरी है, उसके जीवन की। तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ ये पूरे पेंटिंग्स पेंट किए हुए हैं। ये इतने पुराने नहीं हैं। उसके पहले मुझे बताया था कि गेरू के लाइन पेंटिंग्स थे, पर मेरे आंट का जब वेडिंग के समय ये पूरा कलर में पेंट किया हुआ है। और ये जो आर्टिस्ट हैं, ये हमारे लिए यहाँ गणेश की मूर्ति बनाते थे। उनका नाम था इंगे। और अभी उनके लड़के हमारे लिए मूर्ति बनाते हैं, उन्होंने टचअप किया है। तो ये 1950s का काम है, पर उसको रिस्टोर किया उनके लड़के ने। अच्छा, शरद इंगे। उनके फादर का ही काम को फादर उन्होंने का ही रिस्टोर काम किया। है। हाँ, उन्होंने। ओके। तो इस एरिया को आप क्या कहते थे? यहाँ पे एक पूजा घर भी है। हाँ। ये चौक है। अच्छा, चौक। हाँ, चौक। तो ये एक्चुअली ओपन टू स्काई रहता है, पर वहाँ से इन्हें कभी-कभी कबूतर आते हैं या तो बंदर आते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे ग्रैंडफ़ादर ने वहाँ जाली लगा दी है। तो नहीं तो ये खुला रहता है। और हमारे जो फैमिली फंक्शंस होते हैं, ये इस एरिया में होते हैं। और ये जगह कम पड़ती थी, इसलिए उन्होंने टेबल्स रखे। अच्छा, तो इसके नीचे क्या पानी? ये पानी नहीं है, सिर्फ Hollow space है। हाँ, सिर्फ नीचे जगह नीचे अबाउट मुझे लगता है 3 फुट नीचे होगी। मैं आपको दूसरे कोर्टयार्ड में दिखा सकती हूँ। इस वाड़े को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए थे, वो कहाँ से प्रोक्योर किए थे? हाँ, नागपुर की मिट्टी यानी काली मिट्टी होती है, पर हो सकता है कि देयर आर सम पॉकेट्स एरियाज जहाँ से वो मिट्टी, क्योंकि ये जो आप अगर दीवार तो देखोगे, तो ये पूरा वाड़ा जो है वो पूरा फ्रेम किया हुआ है, यानी कॉलम्स हैं और उसके बीच में मिट्टी के पैनल्स हैं, यानी वो बैम्बू की जाली के ऊपर मिट्टी चढ़ाते थे। सो बेसिकली ये मिट्टी का कंस्ट्रक्शन है। तो मिट्टी कहीं भी मिल सकती है, एक्सेप्ट अपने को ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं यूज़ करनी है। ये अभी भी हम मिट्टी यूज़ करते हैं, उस पे काउडंग का लेप लगाते हैं। और बाकी का जो है टीक वुड तो नागपुर से ही, सीपी टीक नागपुर में ही मिलता है अच्छे क्वालिटी के। तो ये सब लोकल मटेरियल से बनाया हुआ है। इसका मेंटेनेंस किस तरीके से होता है? बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज वाड़ा है और ये सामान भी इसमें जितना एंटीक है, तो उसको मेंटेनेंस का कॉस्ट और मेंटेनेंस का तरीका क्या है? तो मेरे ग्रैंडफादर माधवराव चिटनवीस, उन्होंने एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया था
श्री गोपाल कृष्ण देवस्थान ट्रस्ट। तो अभी ये वाड़ा जो है वो श्री गोपाल कृष्ण देवस्थान ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, और उन्होंने ये कहा था कि द पूजा और ट्रेडिशंस जो है वो कंटिन्यू होने चाहिए, इसलिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। तो ये अभी ट्रस्ट मेंटेन करता है, और हम आजकल छोटे जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए बुकिंग्स देते हैं। छोटे फंक्शंस यानी जैसे हम पुराने ज़माने में नीचे बैठ के पंगत में खाना खाते थे, उसी अगर किसी को आपने दूसरे चौक में जहाँ डाइनिंग एरिया है वहाँ बिठाया तो मैक्सिमम 50 लोग बैठ सकते हैं। इसलिए जनरली 50 लोगों के ग्रुप्स के लिए हम बुकिंग्स देते हैं, और वो उस हिसाब से अभी मेंटेन हो रहा है। पहले उन्होंने एक मंगल कार्यालय शुरू किया था बाहर, उसके लिए जो हॉल्स बनाए थे वो बाद में हमने बंद कर दिए, और ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ थे। पर ये छोड़ के हमारे पास कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ भी हैं, सो दूसरे ट्रस्ट भी इन्वॉल्व। उन्होंने एक्चुअली 5 ट्रस्ट एस्टेब्लिश किए थे। तो बालकृष्ण देवस्थान ट्रस्ट भी की प्रॉपर्टी भी यहाँ है, और उनके भी एक्टिविटीज़ चलते हैं। तो वो कुछ ये जो है एक्सपेंसेस वो ट्रस्ट का भी शेयर है उसमें। कितने लोग रहते थे इस वाड़ा में? वाड़ा में मुझे लगता है एक समय तो डेफिनेटली 50 तो लोग रहते होंगे, यानी फैमिली भी थी, उनके रिलेटिव्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे, और सर्वेंट्स होंगे, सब मिलके। पर मुझे बताया गया है कि रोज़ 100 लोग तो खाना खाते थे यहाँ। हाँ, और जब हमारे यहाँ पहले काफ़ी एग्रीकल्चर ज़मीन थी, एग्रीकल्चर सीलिंग के पहले, तो वो बैलगाड़ी आती थी, और वो लोग जो आते थे बैलगाड़ी के साथ, और पूरा जो ग्रेन्स और ये सब कुछ लेके उनको भी खाना देना पड़ता था। तो इसलिए जो लोग रोज़ यहाँ ये खाना खाते थे वो 100 तो थे, ऐसे मुझे बताया गया है। और खाना मतलब कितने, आई एम श्योर कंटेनर्स भी आपके बहुत बड़े रहते होंगे। हाँ, तो वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। एक कमरा जो है उसको ताकाची खोली बोलते हैं, वहाँ सिर्फ छाछ बनता था। हाँ अभी वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो बर्तन था, हम एक्चुअली यहाँ एक एग्जिबिट बनाने वाले हैं, तो तब हम डिस्प्ले कर सकेंगे कि वो कैसे बनता था। पर ताकाची खोली है, और तीसरे चौक में पूरा ड्राइंग या तो पाउंडिंग या सब कुछ होता था। तो बेसिकली आई वुड से सेल्फ सफिशिएंट था, यानी हमारे फार्म्स थे, फार्म से प्रोड्यूस यहाँ आता था। फार्म से घर पे डायरेक्टली। So this is the room which is given when we give a booking. This is the room we have given. यहाँ पे आपकी ग्रैंडमदर का एक ग्रैंडमदर हम आईची खोली बोलते हाँ। इस रूम का क्या रेलेवेंस है? ये एक्चुअली एक तो देवघर यहाँ है, और ये कनेक्टिंग रूम है, यानी हमने एक यहाँ एक डाइनिंग रूम है। एक्चुअली उसको काफ़ी रेनोवेट किया हुआ है। दूसरा चौक किधर है और पहला चौक ये है, तो इट्स अ कनेक्टिंग रूम। और यहाँ से एक सीढ़ी जाती है ऊपर। ऐसे सब दीवारों के बीच में वाड़े में सीढ़ियाँ रहती हैं। तो हमने कुछ सीढ़ियाँ मेरे ग्रैंडफादर ने बंद करके रखी हैं, पर ऐसे दीवारों के बीच में है सीढ़ियाँ। तो ये मतलब कुछ ऐसे सेफ्टी एग्जिट्स के तौर पे बनाए हुए, या यूजुअली पुराने कंस्ट्रक्शन के लिए हम वही सोचते कि शायद कुछ एस्केप प्लान। वो एक्चुअली यहाँ एक बेसमेंट है, वो बंद किया है उन्होंने, तो आप देख नहीं पाओगे, पर वहाँ से एक पैसेज था, और वो पैसेज अपने बगीचे में निकलता था, और बगीचे के बाहर कहाँ निकलता था वो हमको पता नहीं है। पर हमने देखा वहाँ हम एक बार ज़मीन में हमने एक गड्ढा बना था, तो हमने देखा था कि पैसेज वहाँ निकलता है, इतना ही मालूम था। पर वो इसका वो काफ़ी डेंजरस होगा, इसलिए मैंने ग्रैंडफादर ने बंद करके रखा था। पर मुझे ये लगता है कि ये एक्चुअली स्ट्रक्चरल भी है, क्योंकि दीवारें इतनी बड़ी नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि दीवार के बीच में जैसे 2 कॉलम्स है दोनों साइड में, उसके बीच में जगह मिलती है, इसलिए उन्होंने सीढ़ियाँ बीच में डाल दी है। ये कितने एरिया में स्प्रेड है ये पूरा वाड़ा? ये पूरा अप्रॉक्सीमेटली 2 एकड़ होगी ज़मीन अबाउट। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए कितने लोग इन्वॉल्व रहते थे, और सिक्योरिटी किस तरीके से भी होती थी? पहले तो एक गेट के पास एक आदमी होगा, चौकीदार,
और फिर हम उसको पहारा बोलते हैं, यानी जो एंट्रेंस है वहाँ एक आदमी रहता था और हर घंटे पे वो घंटा बजाता था। और अंदर में काफ़ी लोग रहते थे, इसलिए अंदर में सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी। पर 19 सेंचुरी में जब पिंडारी थे इस एरिया में, तब पिंडारीज़ की एक रेड हुई थी यहाँ, और उन्होंने जो चोरी की वो सब ज्वेलरी और दागिने जो कुछ भी था सब लेके गए थे। और जो गंगाधर चिटनवीस, जो आपने उनके बारे में पूछा सर गंगाधर, और वो और उनके पिताजी थे, वो बच गए थे। यहाँ एक पैसेज था, अंडरग्राउंड पैसेज, उसमें घुस के वो बाहर निकल गए थे, इसलिए वो बच गए। मतलब वो इंटरकनेक्टिंग पैसेजेस थे क्या? नहीं, इट इज़ ये अपना क्या बोलते हैं उसको, एस्केप पैसेज था। और इसके बारे में यहाँ पे आई बिलीव देयर यूज्ड टू बी अ फाउंटेन यहाँ पे। ये फाउंटेन है, ये अभी चलता भी है, अभी उसमें पाइप लगाया हुआ है। पहले वहाँ उस कमरे में पानी डालते थे, वो कुएं से पानी आता था, पानी डालते थे और उससे वो मैन्युअली फाउंटेन चलता था। ओके। ये तीसरा चौक है, यहाँ सब फूड प्रोसेसिंग होता था, तो सुखाने का काम, पाउंडिंग, ये जो कुछ भी काम होता था सब यहाँ होता था। और धोने की भी जगह है वहाँ, कपड़े धोने की जगह है, बर्तन धोने की जगह है। यहाँ पे एट अ टाइम फिर कितने लोग काम करते थे उस वक्त में? हो सकता है 20-30 होंगे लोग, क्योंकि यहाँ कोठी भी है और गोठा भी है। गोठा यानी बैल, गाय रहती थी वहाँ, और कोठा यानी सब ग्रेन जो आता था वो यहाँ स्टोर करते थे। ये आपको दिखाई देंगे वो छोटे वाले। हाँ। ये टेम्पल कौन से भगवान का है यहाँ पे? ये कृष्णा, हमारे फैमिली डेटी कृष्णा भगवान है, तो ये टेम्पल कृष्णा भगवान का है। तो ये भी किसने बनाया था ये? इसमें काफ़ी रेनोवेशन हो चुका है, और ये सामने की जो बिल्डिंग है वो 1925 में बनी थी, और जब वो बिल्डिंग बनी थी तब वो मंदिर था, ये डेफिनेटली मालूम है। तो ये वाड़े के साथ बना था कि बाद में बना, ये हमको पता नहीं है। तो ये था आज डिस्कवर नागपुर सीरीज़ में चिटनवीस वाड़े का टूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपको और वीडियोस ऐसे देखने हैं तो नेशन नेक्स्ट और डिस्कवर नागपुर के हमारे यूट्यूब और फेसबुक के पेजेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन भाविश महल्ले के साथ मैं हूँ राधिका धवट, नेशन नेक्स्ट से। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.